दोस्तों, सफलतम व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम अलग ढंग से करते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉमर्शियल सेल और बैटरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, कॉमर्शियल सेल या बैटरी क्या होती है। तो जैसा कि हम लोगों को ये चीज़ें कोई नई नहीं है, पर एक्चुअली हम लोगों ने इसको एप्लीकेशन वाइज इसको स्टडी नहीं किया होता है। तो होता यूँ है कि हम लोग सेल को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल को भी बैटरी बोल देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक जब सेल्स को कनेक्टेड किया जाता है सीरीज वाइज, तो वहाँ से किसका प्रोडक्शन होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आउटपुट का काम करती है, जो इनपुट का काम करेगी वो हमारा क्या होगा? केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी के थ्रू हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। वाय द रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन इस टाइप की जो जितनी भी अपनी बैटरीज होती हैं, तो बैटरीज को पहले डिफाइन कर लेते हैं। बैटरीज क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब दो या दो से अधिक सेल्स को हम लोग क्या करते हैं? कनेक्टेड बाय सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो वहां से किसका प्रोडक्शन होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरीज। या हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, दैट इज कॉल्ड बैटरी। तो जो आपके सामने लिखा हुआ आप इसको देख सकते हैं, when two or more than two cells are connected in a series for the production of electrical energy, that is called battery. And simple language में बोल सकते हैं, if the number of cells are connected in a series, मैंने सिंगल सेल की नहीं बोला है, नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, दैट इज कॉल्ड बैटरी। तो बैटरीज या सेल जो होते हैं वो आपके कोर्स में 3 टाइप्स के: प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल अपने तीनों सिलेबस में है 12th में बोर्ड एग्जाम में। अब बात आती है प्राइमरी सेल भी फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया अपने सिलेबस में। प्राइमरी सेल में हम लोगों को जो स्टडी करनी है वो सबसे पहला पढ़ना है ड्राई सेल, जिसको लेक-लेंचे सेल भी बोलते हैं, और सेकंड पढ़ना है हमें क्या? मरकरी सेल। जबकि जो सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। दो सेल्स भी इसके अंदर हमें पढ़ने हैं। सेकेंडरी सेल फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज लेड स्टोरेज सेल एंड सेकेंड वन इज निकल कैडमियम सेल, और फ्यूल सेल को अलग से रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्राइमरी सेल को। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं? इस टाइप के सेल होते हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है, और एक बार होने के बाद हम उसको कुछ समय यूज करने के बाद वो डेड हो जाते हैं और उसको वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, इस चीज को देख लें आप एक बार। आपके सामने है प्राइमरी सेल, तो लिखा दीज आर दोज टाइप ऑफ सेल इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड cell becomes dead after some times and not used re-again या again। तो इसका मतलब क्या? ये इस टाइप के सेल होते हैं जिसमें हमें क्या होता है? रिएक्शन जो होती है रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो। रिडॉक्स आपने 11th क्लास में चैप्टर 2nd वॉल्यूम का पहला पढ़ रखा है। तो वहां पे क्या होगा? जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो केवल एक ही बार होगी, मतलब कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, एक बार होगी। और यहाँ ध्यान रखना कि कुछ समय इस प्राइमरी सेल को यूज करने के दौरान क्या होगा? ये डेड हो जाता है, इसको वापस से हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। और चार्ज नहीं कर सकते हैं इसका मतलब ये वापस से हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नॉन चार्जेबल या नॉन चार्जिंग सेल भी कहलाता है। तो इसको हम लोग नॉन चार्जिंग भी बोलते हैं, नॉन चार्जिंग सेल। मतलब जिसको केवल और केवल हम एक बार ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। आपने इस तरीके के काफ़ी सारे सेल देखे होंगे, जो आपने छोटी छोटी डिवाइसें जितनी भी होती हैं, वॉल, घड़ी, वॉच वगैरह, इसमें आप लोग क्या करते हैं? इन डिवाइसों का यूज करते हैं और इनको एक बार यूज करने के बाद वापस से हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। मतलब इनको वापस से यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये चार्जेबल नहीं होती। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं एक बार जल्दी से बताइए। दीज आर दोज टाइप ऑफ सेल इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड द सेल बिकम्स डेड एंड नॉट यूज अगेन आफ्टर सम टाइम। तो यहां पे हमें ध्यान रखना, जबकि सेकेंडरी सेल्स का बिल्कुल अपोज करता है, वो चार्जेबल होता है, जिसको हम थोड़ी देर बाद आगे समझेंगे। तो पहली चीज हमने पढ़ी प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में बोलेंगे दीज आर cell in which the redox reaction occurs only once and the cell becomes dead after some times
एंड नॉट यूज्ड अगेन। तो यहाँ पे इसके अंदर प्राइमरी सेल के अंदर हमें दो पढ़ने हैं सेल, पहला ड्राई सेल और दूसरा मरकरी सेल। ड्राई सेल को हम लोग, क्योंकि ये जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल क्या है, एक इसको हम लोग लैक्लेंचे सेल के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में चाहे लैक्लेंचे सेल आ जाए या ड्राई सेल आ जाए, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये एक है। तो इसको हम लोग पर्टिकुलर वे में कैसे तैयार करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज है, पर इससे आप घबराइए नहीं। लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है। बैटरी या सेल, किसी की भी कितनी बड़ी लैंग्वेज हो, केवल आपको समझने में फेरी होती है अगर आपका नज़रिया उसको समझने के लिए परफेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि कहा गया है कि नज़रों का इलाज संभव है, नज़रिए का नहीं। अगर आपने सोच लिया कि बहुत टिपिकल है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, तो आप वास्तविकता में आपको टिपिकल लगने वाला, पर आपने सोच लिया कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें जो सेल में हमें दिखाई दे रहा है उसी के बारे में उसमें लिखा हुआ है। क्या दिख रहा है, मैं पहले सेल को दिखा देता हूँ आपको। आपको सेल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखें कि हम लोगों ने इस टाइप का सेल देखा हुआ है, पिन सेल आपने देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक जिंक कंटेनर होता है, जिंक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, सेल सबने देखा है। टॉप पे ये मेटल कैप है, यहाँ पे नेगेटिव पोल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव पोल होता है, जिसको टर्मिनल वाइज हम लोग गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल में समझ चुके हैं। तो वैसे ही उसी सेल की तरीके से यहाँ पे एक जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड की तरह वर्क करता है। और यहाँ ध्यान रखना, ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो सेंटर में होती है। ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो सेंटर में होती है, और वो ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो बेस पे टच नहीं करेगी, वो बेस पे टच नहीं करेगी, बेस ये यहाँ टच नहीं करेगी। और जो कैथोड और एनोड का जो स्पेस होता है वो काफ़ी पैक्ड होता है। पैक्ड किससे होता है, जो ये बीच में ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये जो आपके पास है, ये पेस्ट किसका हुआ, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। और जबकि जो ग्रेफाइट रॉड, ये व्हाइट कलर का जो पेस्ट दिख रहा है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का, कार्बन पाउडर फॉर्म में होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो जिंक कंटेनर है वो एनोड की तरह वर्क करता है, जो सिलेंड्रिकल जिंक होता है, ठीक है। और जो हमारा ग्रेफाइट रॉड होती है ये सेंटर में होगी, और सेंटर में होने के साथ ये कैथोड का वर्क करती है। और यहाँ पे ये कैथोड और एनोड काफ़ी कैसे होते हैं, सो पैक्ड होते हैं। पैक्ड होने की वजह क्या होता है कि यहाँ पे जो जिंक कंटेनर होता है वो किसके टच में होता है, जिंक क्लोराइड एंड आपका अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट के टच में होता है। जबकि आपका ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो किसके टच में होती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर के टच में होती है। इसके साथ साथ अपने को क्या ध्यान रखना है कि कैसे एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, आप इसको ध्यान रखें। जो ये सेपरेट होता है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप, हम लोग छोटे एक सेल लेना घर पे, और सेल में आप देखोगे टॉप पे जो मेटल कैप होता है, और ये जो सेल है ना ये कवर्ड होता है कार्डबोर्ड द्वारा। जब आप उसकी ऊपर की जिंक कंटेनर लेयर को हटाएंगे, तो जिंक लेयर जैसे ही आप उसको हटाएंगे तो अंदर एक कपड़े नुमा कार्डबोर्ड होगा जिसके अंदर ये सब मटेरियल भरा हुआ होता है। तो जो कार्डबोर्ड होता है वो किस लिए लिया जाता है, एटमॉस्फेयर से इसको बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, क्या हमने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप देख लें। आप बहुत प्यारी लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज, अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी सरल है। मैंने आपको जो बताया वो इसमें लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच इज एक्ट एज एन एनोड एंड द ग्रेफाइट रॉड कहाँ पे है, इज इन द सेंटर, ठीक है। तो वही लिखा है, एंड द ग्रेफाइट रॉड प्लेस्ड इन द सेंटर बट नॉट टचिंग द बेस। आपको मैं बता चुका हूं, इसको एक बार देख लें। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच इज एक्ट एज एनोड। सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर होता है, सिलेंड्रिकल जिंक आपका इस नुमा होता है, आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ टॉप पे मेटल कैप होता है, तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने बोला जो ग्रेफाइट रॉड होती है ये कहाँ पे प्लेस होती है, सेंटर पे, बट नॉट टचिंग द बेस, एक्ट एज कैथोड। ये भी क्लियर है, simple. It contains cylindrical zinc container which is act as anode, and the graphite rod placed in the center which is not but not touching the base act as cathode. अब क्या लिखा है, and the space between the cathode and anode is so packed that the zinc container is in touch with the paste of ammonium chloride and zinc chloride. The carbon graphite rod is in touch with the manganese dioxide, यहाँ MnO2 है, which is act as
electrolyte and carbon graphite rod is fitted with the metal cap. Cylinder is sealed at the top with the pitch या pitch seal भी बोल सकते हैं, sealed. The zinc container is covered with the cardboard to protect it from the atmosphere. बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर से आप समझें कि it contains cylindrical zinc container which is act as an anode. सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर को कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है, जो कि एनोड की तरह वर्क करता है. ग्रेफाइट रॉड जो होती है वो मिडिल में होती है, सेंटर में होती है, प्लेस्ड इन द सेंटर बट नॉट टचिंग द बेस, जो बेस को टच नहीं करेगी. इसके बाद आपका क्या होता है, जो एनोड और कैथोड होते हैं ये काफ़ी पास होते हैं. पास होने की वजह होती है, जो एनोड जो होता है, जिंक कंटेनर जो होता है, वो किसके पेस्ट को टच करेगा, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट को टच करता है. जबकि हमारा जो ग्रेफाइट रॉड होती है वो किसको टच करती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर को टच करती है. उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जिंक कंटेनर, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है. किसका काम वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइट. तो तीन चीजें ध्यान रखी, एनोड क्या वर्क कर रहा है, जिंक कंटेनर. कैथोड का वर्क कर रहा है कौन, ग्रेफाइट रॉड. और इलेक्ट्रोलाइट का वर्क कौन कर रहा है, MnO2 प्लस कार्बन पाउडर. क्लियर. उसके साथ साथ तीन क्वेश्चन ये आपके क्लियर हुए. ये तो सिंपल चीज है, ग्रेफाइट रॉड होती है वो टॉप पर क्या होती है, सील्ड होती है, किसी पिच सील द्वारा इसको सील कर दिया जाता है, और जो कार्डबोर्ड द्वारा इसको कवर किया जाता है, जो किससे प्रोटेक्ट करता है हमें, एटमॉस्फेयर से. प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सिंपल है. अपने लिहाजे में आप जल्दी से इसको बोल सकते हैं कि इट कंटेन्स द क्या, जिंक, cylindrical zinc which is act as an anode, and the graphite rod placed in the center but not touching the base, and the zinc container is used as a anode and the graphite rod is used as a cathode. While the cathode and anode having, the space between the cathode and anode is so packed that the zinc container is in touch with the ammonium chloride and the zinc chloride paste, while the graphite rod is in touch with the manganese dioxide and carbon, where the manganese dioxide is work as the electrolyte, while the metal cap या बोल सकते हैं कि cylinder is sealed at the top with the metal cap and the cardboard is protect it from the atmosphere. बहुत सिंपल है. अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मार्क्स हमारा यहां नहीं देखा जाता. अगर इसमें से आप 19-20 भी लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, पर आप रिएक्शन अगर गलत लिख के आते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, और हाई पोटेंशियल वोल्टेज का क्या होता है, ये चार क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं. तो सिंपल चीजें एक बार एक नजर में मैं सबसे बाद में फिर से बताऊंगा, पर इसको अभी हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं. तो देखें होने वाला क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, हाउएवर दे आर रिप्रेजेंटेड एज. अब यही समझने वाली बात है, क्वाइट कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोला गया है, और रिएक्शंस कौन कौन सी कैसे कैसे इलेक्ट्रोड पे अलग अलग होती हैं. तो देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपने को पता है यहाँ पे एट एनोड, एनोड पे देखें, एनोड पे क्या होने वाला है, जिंक एनोड की तरीके से वर्क कर रहा है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन. हम लोग जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. और आपने पढ़ भी रखा है, जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा था ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड व्हाइल द रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड. इस चीज को आपने पढ़ रखा है. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोग समझते हैं कि जिंक अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो ये जिंक आयन में तब्दील हो जाएगा, और यहां से इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिनको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन इज 2. तो यहाँ पे ये तो हुई एनोडिक रिएक्शन. एनोड पे होने वाली रिएक्शन को एनोडिक रिएक्शन बोलते हैं. अब सिंपल सी चीज़ है, इसको समझना है आपको. एट कैथोड, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग वे से दिया जाता है, और आपको 2 रिएक्शन मिलेंगी आपको और करके, मतलब होंगी एक ही रिएक्शन, पर दोनों को समझना है. अब होता क्या है कि यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड पर हम लोग ग्रेफाइट रॉड को ले रहे हैं, ग्रेफाइट मींस कार्बन को ले रहे हैं. तो यहाँ पे ये टच किसके, मैग्नीज डाइऑक्साइड के टच में और कार्बन के टच में. तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, अब यहाँ पे इसको ही समझना है, MnO2. यहाँ पे क्या होता है, ये MnO2 किसके टच में है भाई, यहाँ MnO2, और यहाँ पे पेस्ट किसका, अमोनियम क्लोराइड का. तो ध्यान रखना, अमोनियम क्लोराइड से हमें क्या मिल सकता है, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन. तो यहाँ पे जो अमोनियम आयन होता है
अमोनियम आयन का मतलब NH4+। अब ये क्या करेगा, अमोनियम बनता कैसे, अमोनियम आयन अपने को पता है कि जब NH3 क्या करता है, बेस का काम करता है। तो बेस पे, इस पे नाइट्रोजन पे बेस का काम क्यों करता है, क्योंकि इस पे नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या बना लेते हैं, अमोनियम आयन। तो इस तरीके से आपने अमोनियम आयन का मैन्युफैक्चर भी पढ़ा रखा है। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो +4 से +3 की ओर जाती है एट कैथोड पर। तो वहाँ पे क्या बनता है, आपको इस तरीके से प्रोडक्ट दिखता है MnO इन ब्रैकेट OH। अब यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना होता है चार्ज, -2। ऑक्साइड है तो ऑब्वियसली -2 रखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो गया। तो यहाँ पे जो प्राप्त होने वाला अपने पास ऑक्सीजन मैग्नीज है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। जबकि आप जानते हो कि ऑक्साइड कैसा होता है -2 का, और हाइड्रोक्साइड कैसा होता है -1 का। तो ओवरऑल यहाँ पे जो प्राप्त होने वाला मैग्नीज है वो किसका है, +3 का। तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है +4 से +3 की ओर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है +4 टू +3, +4 टू +3। ये कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहां पे इतनी चीज क्लियर होने के साथ साथ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई चलो ये तो चीज क्लियर हुई हमें, पर मुझे ये बताइए कि MnOOH आया कहां से। तो देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया है जो अमोनियम आयन होता है, ये अमोनियम आयन क्या है, इसके पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया है, सिंपल। अब ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है इसको भी आप देख सकते हैं कि इसमें MnO2 है। MnO2 में एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ रखा, ये रखा। अब यहाँ से क्या होगा, इसके पास 2- ऑक्साइड होता है, इसके पास +1 होता है। इस चीज को आप देखें, इस चीज को जब देखेंगे तो O के ऊपर 2- है, H के ऊपर 1+ है, ये दोनों कंबाइंड होके क्या मिलेंगे, OH। O और H 2- और 1+, क्या मिलने वाला, -1। तो इस तरीके से, और ये मेरे पास ऑक्साइड -2 वाला है, तो यहाँ पे देखो MnO और ये OH। तो ये कैसे हमें प्राप्त हुआ ये भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, NH3, जो गैसेस फॉर्म में नहीं जाएगी, गैसेस फॉर्म में ये एवोपोरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे गैसेस फॉर्म में ना होने की वजह से ये क्या करती है, अमोनिया। अब अमोनिया जो गैसेस फॉर्म में होनी चाहिए, पर यहाँ पे गैसेस फॉर्म में ना हो कि ये क्या करती है, ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स बना लेती है जिंक कंटेनर के साथ। और वो जिंक कंटेनर के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बनाती है उस चीज़ को भी समझ लें। पर उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि हमने इतनी चीज़ समझ ली। अब इस चीज़ को कभी कभी हमें ऐसे भी लिख के मिल सकता है, वो समझ लें कि इसी रिएक्शन को हम लोग अगर इस वे से देखें, यहाँ पे देखें कि कभी कभी यहाँ पे क्या करता है, वो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और करके रिएक्शन आपको ऐसे भी दिखने को मिल सकती है, ट्वाइस MnO2 प्लस ट्वाइस अमोनियम आयन, यहाँ पे अमोनियम आयन, और यहां से क्या मिलने वाला, इसको समझें। प्रोडक्ट जबकि मिलता है Mn2O3 डाई मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड, Mn2O3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये कैसे प्राप्त हुआ हमें, और इसके साथ साथ इसमें साइड में क्या मिलने वाला है, उस चीज को समझें। यहाँ पे जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये चीज समझ में आई कि हाँ ये बनता है, पर जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई करने से Mn में समझ में आता है ऑक्सीजन कितने हुए, 2, और ये ऑक्सीजन भी कितने हैं, आप समझ के चलें यहाँ पे। तो अपने पास यहाँ पे एक्चुअल में जब 2 का मल्टीप्लाई आपने किया तो अपने पास था MnOOH, और यहाँ से जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो मैग्नीज में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, OH में 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब इनको समझ लें कि यहां से तो ये समझ में आता है कि चलो Mn2 समझ में आ रहा है, अपने को Mn2 मिलना है। O2 तो दिख रहा है, 3 कैसे आया, तो देखो ये हाइड्रोक्साइड जो हैं उनको इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। और ये हाइड्रोक्साइड मिला किससे था, ऑक्साइड आयन और H+ से मिला था। तो ये H+ और ये OH- तो मिलके बना लेंगे वाटर, H2O। और इसके साथ साथ देखो ये ऑक्साइड आयन, इसके साथ देखो हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन थे O2
Mn2O2 और ये वाला सिंगल ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना लेगा Mn2O2 और ये ऑक्साइड और मिल जाएगा इसके साथ तो O3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें Mn2O3 के साथ साथ वाटर भी निकल रहा है और साथ में अमोनिया तो दिख ही रही थी, उसको तो अलग कर ही लेंगे। तो ये चीज़ समझ के चलें, ये सॉलिड फेज में होगा, ये भी सॉलिड फेज में होगा, अब ये गैसियस फेज में होगी, ठीक। तो यहाँ पे और ये एक्वस फेज में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी बुक्स में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ मैंने अलग करके समझाई है, फिर से आप देख लें। मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 मैग्नीज 2 ऑक्साइड 2 OH, OH को मैंने दोनों को अलग किया। OH एक्चुअली मुझे मिला किससे था, ऑक्साइड आयन। तो ये वाला जो OH है इसमें से ये तो अपने को वाटर बना गया और ये ऑक्साइड जो था वो एक ऑक्सीजन और इसमें ये चीज मिलकर ये बना रही थी Mn2O2, तो ये वाला ऑक्सीजन मिलकर Mn2O3 बना लेगा। तो चीजें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि डायरेक्ट आपको रटना नहीं है कि कहां से आया है। क्या होता बच्चा एनोड कैथोड पे रिएक्शन रट लेता, फिर कहता है यार ये आया कहां से था, वो क्लियर नहीं है। ये भी रिएक्शन मिल जाती है, ये भी रिएक्शन मिल जाती है बुक्स में, तो आपको मैंने और करके दोनों समझा दी। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो बहुत सिंपल हो चुका है अपने पास। अगर मैं यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहूँ तो यहाँ पे देखें ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन की जब बात आती है तो आप खुद ही देखें कि अब ये क्या बैलेंस है कि नहीं है, इस चीज को भी चेक करते हैं। तो यहां भी देख लें कि यहां पे आप देख रहे थे कि ये बैलेंसिंग है कि नहीं है। तो यहां तो नजर आ रहा था 1+ है, 1+ को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, पर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो और वाली रिएक्शन की ओर चलते हैं। यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पे जो ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, उस चीज को देखें थोड़ा सा। यहाँ पे जो ऐड होगा वो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐड किया 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज को 2 नेगेटिव चार्ज ही बैलेंस कर सकेगा। अब आसानी से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैं इस एनोड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ और इस कैथोड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, तो इसके LHS में क्या बचा अपने पास, Zn। यहाँ पे बचा Zn, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, सॉलिड, और ये एक्वस। तो यहाँ पे जिंक, उसके बाद यहाँ पे LHS में इसमें खत्म हो गया, ये क्या बचा, ट्वाइस MnO2 सॉलिड प्लस ट्वाइस अमोनियम आयन गिब्स। अब यहाँ पे LHS हमने इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। यहाँ पे RHS क्या है, जिंक 2+ एक्वस प्लस, या इसके RHS में क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं Mn2O3 प्लस का NH3 प्लस का H2O। तो इस तरीके से ये हमारी एक ओवरऑल रिएक्शन जो है, नेट रिएक्शन, वो हमें प्राप्त हुई। ठीक है, जल्दी से अब यहाँ पे छोटी सी बात और देख लें। क्या है कि जो हमारे पास अमोनिया होता है, ये जो अमोनिया है NH3, ये अमोनिया क्या फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड एज गैस, ये गैस की तरह लिबरेट नहीं होगी, बट कंबाइंस इमीडिएटली विद जिंक आयन। तो जिंक आयन आप जानते हैं यहाँ पे Zn2+ है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है एक्चुअली 2+ है जिंक। तो यहाँ पे जिंक 2+ है पावर में, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या करता, एंड क्लोराइड आयन, जिंक आयन और क्लोराइड आयन के साथ ये इमीडिएटली क्या कर लेती, कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेती। कॉम्प्लेक्स भी कौन सा होता है, वो आपके पास लिखा हुआ है, टेट्रा अमीन जिंक सेकंड क्लोराइड। एक्चुअली कैसा होता है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उस चीज को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से होता है, ये है ये कॉम्प्लेक्स, जो जिसका नाम आपके पास लिखा हुआ टेट्रा अमीन जिंक सेकंड क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में सीखेंगे। अभी हमने IUPAC जो सीखा है, नॉमेनक्लेचर जो सीखा है, वो नॉर्मल हम लोग 11th में किसका सीख के आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपने कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है अपने चैप्टर का नाम है, 9th चैप्टर है जो पहले वॉल्यूम में, उसमें हम लोग इसका नाम भी सीखने वाले हैं। टेट्रा अमीन ये लिगेंड की तरीके से वर्क करता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। वो चीजें आपको अगला नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। तो ये टेट्रा अमीन जिंक
क्लोराइड। अब सेकंड क्यों आया उसके पीछे भी रीजन समझ लो। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है इसकी, ये जो अगर एक Cl पे एक माइनस होता तो 2 Cl पे कितना होने वाला है, तो 2 Cl पे आपको पता है यहाँ पे इस चीज को अगर देखेंगे एक Cl पे एक माइनस तो टोटल कितने हुआ 2 माइनस, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या हुआ, इस पूरे पे क्या हुआ 2 प्लस। तो कभी कभी आपने को ऐसा भी लिखा मिल जाता है ZnNH3 का होल 4 एंड 2 प्लस। तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड का वर्क करता है और इस तरीके से ये 0 चार्ज रखेगा। अगर ये 0 चार्ज रखेगा तो ये +2 किसका होगा, जिंक का होगा, इसलिए इसके ब्रैकेट में सेकंड में लिखा होता है रोमन में। ये जब हम इसका नॉमेनक्लेचर समझाएंगे तब इस चीज़ को हम लोग क्लियर करके बताएंगे, एक्चुअल नॉमेनक्लेचर लिखा कैसे जाता है उस जगह जुगाड़ भी बताएंगे, आपको टेक्निक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, दीज सेल है वोल्टेज इन द रेंज, ये रेंज इसका ध्यान रखना क्योंकि ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं तो इनकी एक रेंज होती है, जो चार्जेबल होते हैं उनका फिक्स होता है वोल्टेज। तो इसकी रेंज कितनी है 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। अब हमने जल्दी से इस चीज़ को एक बार फिर से देख लें हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम लोग मेटल कैप बोल रहे थे, ये नेगेटिव टर्मिनल है। एक्चुअली ये जिंक कंटेनर जो होता है वो एनोड की तरीके से वर्क करता है और जो ग्रेफाइट होती है, ये जो ग्रेफाइट होती है ये हमारे पास एज आ कैथोड वर्क करती है। इस चीज़ को हमने अभी पढ़ के रखा है और आपने देखा है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन देखो कैसे नीचे नेगेटिव टर्मिनल जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरीके से फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई हमने हाई वोल्टेज सोर्स या यहाँ पे बल्ब लगा रखा है तो किस तरीके से वो इसको लाइट प्रोवाइड, हमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हो रही है, तो उस चीज़ को हमने इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जो लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है उस चीज़ को इस डायग्राम में दिखाया गया आपको। इस चीज़ को आप देख सकते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है। और यहाँ भी इन चीज़ों को बताया गया कहाँ पे कौन सा पेस्ट और कैसा होता है। इस सेल को देखें आपने, कई सारी बैटरी जो हैं घर में, एवर रेडी सेल है ना, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एवर रेडी हुआ, चाहे वो निप्पो हुआ, चाहे ड्यूरा सेल हुआ, काफ़ी अच्छी अच्छी बैटरी जो आप घर में यूज़ करते हैं वो सब आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा जल्दी से क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन में हमें केवल क्या ध्यान रखना है कि बेटा यहाँ पे जो हमारा एनोड की तरीके से कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पे एनोड का वर्क कर रहा है जिंक कंटेनर, और यहाँ पे कैथोड के रूप में कौन वर्क कर रहा है, कैथोड की तरीके से एक्ट कौन कर रहा है, कैथोड की तरीके से ग्रेफाइट रॉड। और ग्रेफाइट एलोट्रॉप किसका होता है, कार्बन का होता है, सब लोग जानते हैं ग्रेफाइट रॉड। यहाँ पे ये कौन है, जिंक कंटेनर, ठीक है ना, ये जिंक कंटेनर। और यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का वर्क कौन कर रहा है, तो अपने को पता है मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर, ठीक है। इस चीज को आपने लोगों ने देखा। इसके साथ साथ आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि इसका पोटेंशियल रेंज कितना, वोल्टेज रेंज कितना है, या वोल्टेज पोटेंशियल वोल्टेज रेंज। तो वोल्टेज रेंज भी हम लोगों ने ध्यान कर लिया 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट। इसके साथ साथ और हमसे क्या पूछ सकता है, जो एनोड का जिंक कंटेनर होता है वो किस पेस्ट के टच में होता है, तो अपने को पता है किस पेस्ट के टच में होता है, पेस्ट के टच में होता है। तो वो पेस्ट कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बाद वो हमसे पूछ सकता है जो कैथोड होता है वो किसके टच में होता है, किस पेस्ट के टच में होता है, ये किस पेस्ट के टच में होता है, तो ये अभी हमने पढ़ा था मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन के टच में होता है। यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड किसका वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। और हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कार्डबोर्ड होता है, ये कार्डबोर्ड जो होता है, ये कार्डबोर्ड ये किसके लिए यूज करता है, तो ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट किससे करता है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फियर। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा आप, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एटमॉस्फियर। फिर पूछ सकता है इसके आगे कि ठीक है चलो इतनी जानकारी आपको है, तो इसके आगे बताओ कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। एनोडिक रिएक्शन क्या होती है आपके पास,
तो आप वहाँ से ही बता सकते हैं कि जो एनोड पे था, मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ अब यहाँ पे, आप लोग समझ चुके हैं। जिंक से आप लोग क्या बनाए थे, जिंक आयन बनाए थे, बैलेंस किया था 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कैथोड पे अगर आप देखना चाहेंगे, अगर आप इसको कैथोड पे देखना चाहेंगे तो जो मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड था वो जो अमोनिया आयन के साथ मिलता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन और रखना पड़ेगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से MnO, यहाँ से मिला था MnOOH, जिस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था। मतलब यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना कि मैग्नीज रिड्यूस होता है किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 से +3 में। और अपने पास यहाँ पे अमोनिया प्राप्त होती है। और इसी रिएक्शन को हम दूसरे वे से भी कई लोग दिखा देते हैं कि जो MnO2 है, ये जब अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ प्राप्त होने वाला कंपाउंड अब कुछ इस तरीके से दिखेगा, डाई मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड Mn2O3। इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, इसी से मिला है ये 2 का मल्टीप्लाई करने। और यहाँ पे अमोनिया गैस, ये लिबरेट नहीं होती है गैस के फॉर्म में। ये क्या करती है, जब ओवरऑल बनाते हैं, रिएक्शन को भी देख लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो और लगा दिया, तो या तो इन दोनों को देखो और या हम लोग किसको देखेंगे, इसको और इसको। तो हम इनमें देख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया और हमारे पास आसानी से Zn, और यहाँ पे क्या होता है ट्वाइस Mn। जब इसके साथ लिखो तो ये लिखना, इसके साथ लिखो तो ये लिखना, LHS RHS आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो MnO2 प्लस का ट्वाइस NH4 प्लस, और यहाँ पे आपने देखा क्या मिल रहा मुझे, कि जिंक आयन एक्वा, जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगा हो तो ये एक्वस स्टेट में रख दिया करो, ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे Mn2O3 के साथ साथ यहाँ वाटर प्लस अमोनिया। अब ये अमोनिया यहाँ बनी, अमोनिया क्या होगी, लिबरेट नहीं होगी। ये अमोनिया जब लिबरेट नहीं होगी तो होने वाला क्या है, यही अमोनिया जिंक के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स तैयार करती है, एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। जो ये कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, वो कुछ कॉम्प्लेक्स होता है ZnNH3 का होल 4 और इसके ऊपर पॉजिटिव 2+ चार्ज। या इसी को 2+ चार्ज कहाँ से आया था, पूरा अगर लिखना चाहें तो ZnNH3 होल 4 NH3 होल 4 और यहाँ पे Cl2। इसका नाम क्या होगा, टेट्राअमीन जिंक सेकंड क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को पढ़ा और इन चीज़ों को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से बताएं आपको कि बैटरीज या कॉमर्शियल सेल क्या होते हैं। तो आप लोग बोलोगे व्हेन 2 और मोर देन 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या बोल सकते हैं क्या कि ये दीज आर 3 टाइप्स, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल में पढ़ा पहले ड्राई सेल, आपको मैंने ड्राई सेल और उसकी रिएक्शंस के बारे में और उसमें जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी वो पूरी चीज़ हमने कंप्लीट आपको कर दी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी और घर पे आप स्वस्थ मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मरकरी सेल। तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।